नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में शहर संग्राम कौन जीतेगा? क्या बीजेपी जीत का जश्न मनाएगी या कामयाबी कांग्रेस के हाथ लगेगी? वहीं आप और एआईएमआई का प्रदर्शन कैसा रहेगा? निश्चित तौर पर इसका पता परिणाम से चलेगा, जो 17 और 20 जुलाई को आएंगे। लेकिन फिलहाल निकाय चुनाव के लिए दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इस चरण में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। प्रचार करने में न तो सीएम शिवराज सिंह चौहान पीछे रहे और न ही पीसीसी चीफ कमलनाथ। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने जहां भी प्रचार किया पूरी दमदारी के साथ किया। लेकिन जनता को किसके वादे लुभा पाए, उन्होंने किसकी बातों पर एतबार किया, इसका फैसला हो चुका है। दरअसल दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब बस मतगणना का इंतजार है। लेकिन फिलहाल दोनों ही प्रमुख दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हर दल का दिग्गज यही कह रहा है कि जीत का सेहरा उसी के सिर बंधेगा। खैर, किसका दावा दमदार है और किसका खोखला, इसका पता भी अब जल्द ही चल जाएगा। वैसे ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए सेमीफाइनल से कम नहीं है। दरअसल सूबे में अगले साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। मतलब महामुकाबले में 1.5 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में निकाय की जंग जो भी दल जीतेगा उसका न सिर्फ मनोबल बढ़ेगा, बल्कि ये भी पता चलेगा कि जनता का उस पर कितना विश्वास है। इसके अलावा 2023 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने का ऐलान करने वाली आप और एआईएमआईएम का भी सूबे में क्या सियासी भविष्य है, इसका भी पता शहर संग्राम के रिजल्ट से चल जाएगा। खैर, कल जो भी हो, लेकिन फिलहाल निकाय चुनाव का दूसरा चरण कैसा रहा, कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ, ज्यादा या कम, वोटिंग परसेंटेज का क्या मतलब है, अब जनता मांगे जवाब में इसी को लेकर चर्चा होगी। आज के मुद्दे नगर का नगाड़ा पार्ट 2 में। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। बुधवार को दूसरे और अंतिम चरण में 43 जिलों की 214 नगरीय निकायों में मतदान हुआ। इसमें 5 नगर निगम रीवा, कटनी, रतलाम, देवास और मुरैना भी शामिल हैं। इसके अलावा 40 नगर पालिकाओं और 169 नगर परिषद में भी मतदान संपन्न हुआ। इस चरण में 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए थे और कुल मतदाताओं की संख्या 49 लाख से अधिक थी। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बावजूद बम्पर वोटिंग हुई। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जानकारी के मुताबिक लगभग 70% मतदान हुआ है। इस चरण में मंत्री प्रभुराम चौधरी, हरदीप सिंह डंग समेत कई और दिग्गजों ने भी अपने मत का प्रयोग किया। सेकंड राउंड में भोपाल के बैरिसिया नगर परिषद में भी मतदान हुआ। यहां वोटिंग के दौरान जिला कलेक्टर अवनीश लवानिया काफी सकी नजर आए। वो लगातार बूथों का निरीक्षण करते दिखे। इसके पहले 6 जुलाई को निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान हुआ था। तब 11 नगर निगमों में समेत कुल 133 नगरीय निकायों में 60% के करीब वोट पड़े थे। पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई को, जबकि दूसरे चरण का परिणाम 20 जुलाई को घोषित होगा। तो आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करें। नगर का नगाड़ा पार्ट 2 में। चलिए अब उन नगर निगमों को रुख कर लेते हैं जहां बुधवार को वोटिंग हुई। हमारे साथ रीवा से हमारे सहयोगी रहेंगे धीरेन्द्र तिवारी, कटना से अमित तिवारी, रतलाम से शैलेंद्र पारे, देवास से शाहिद खान और मुरैना से संवाददाता अमन सक्सेना जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हम उन नगर पालिकाओं के संवाददाताओं से भी बात करेंगे जहाँ दूसरे चरण की वोटिंग हुई। साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप दोनों लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम कहें नगर निगम, जहां 5 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं वहां जाएं, उसके पहले एक टिप्पणी आपका आशीष जी। ये परिणाम जो 17 तारीख को आने वाले हैं और ये जो 5 नगर निगम में चुनाव होने हैं, बाकी नगर पालिकाओं में 214 में होने हैं, नगर परिषदों में, तो इसमें वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो किसको फायदा होगा? पिछली बार 60% था, इस बार 70% है, और किसको नुकसान होगा? बीजेपी ने जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं इस बार चुनाव में, ये उन्होंने अपने कॉर्डर को ज़्यादा या अपने जो उनके लोग हैं या उनका जो वोट बैंक जिसको समझते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की कोशिश की है। इसलिए लगभग 10% ये वोट परसेंटेज जो सामने बढ़ रहा है। इसमें कुछ दूसरे दलों का भी हो सकता है,
लेकिन मोटे तौर पे क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान बेचैन पहले दौर के कम परसेंटेज से बीजेपी थी, तो बीजेपी ने जो एफर्ट डाले हैं उसकी वजह से मुझे लगता है ये वोट परसेंटेज बढ़ा है। अब ये किसके फेवर में जाएगा ये थोड़ा सा, क्योंकि चूंकि अगर बीजेपी भर का ही वोट बढ़ा है जैसा कि अभी लग रहा है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का अपर हैंड इस चुनाव इस दौर पे हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि जो कुछ नए दल शामिल हुए हैं इस दौड़ में, और सबसे बड़ी बात है जो बागी शामिल हुए हैं इस पूरी दौड़ में, जो बागी भी हैं सबसे ज़्यादा, तो ये जो है ये उसमें भी पहले दौर में माना गया कि वो बढ़ गए वो सारे वोट, या जो एक तो कम डले और बढ़ भी गए। तो इसलिए ये जो प्योर वोट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भाजपा के ने जो पूरा मैकेनिज्म अपनाया था उसका नतीजा है। और ये इसमें एक बात बड़ी सिग्निफिकेंट रही है कि चुनाव के 2 या 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने अपने ही क्षेत्र में जाकर के बागियों को लेकर जमकर भड़ास निकाली थी। उन्होंने मंच से कहा था ये बात कि हम केकड़े की तरह ना लड़ें और एक दूसरे की टांग ना खींचें। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं आखिरी वक्त पे काम की हैं, और बीजेपी ने पहले दौर का डैमेज कंट्रोल यदि उनको हुआ है या जैसी उनको आशंका है तो उसको कवर करने की कोशिश की है। श्रीवास्तव जी, जैसा कि आशीष जी ने कहा कि बीजेपी ने जो एफर्ट किए हैं, सत्ताधारी दल है, एफर्ट करेंगे निश्चित वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो अगर बीजेपी ने इसमें एफर्ट किया है, प्रयास किया है, तो इसमें फिर बीजेपी को ही फायदा होगा। देखिए त्रिपाठी जी, थोड़ा सा पीछे जा, पिछले बार जो चुनाव हुआ था 60% के आसपास था, और अब इस बार जो 10% बढ़ा है। तो आप देखेंगे महानगरों में, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, तमाम जगहों पर आपने देखा होगा वोटिंग परसेंटेज कम था। लेकिन उसी के पैरेलल जो भी अन्य, जैसे मान लीजिए नगर पालिकाएँ थी या नगर परिषद था, वहाँ उसमें भी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा था। तो मेरे ख्याल में ये है कि जो शहरों की अपेक्षा जब नगर परिषद में या नगर पालिकाओं में जब वोटिंग का, तो वहाँ पर वोट परसेंटेज वैसे भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ ज़्यादा था। देखिए इतनी भारी बारिश के बाद भी अगर इतना वोट परसेंटेज बढ़ा है तो निश्चित रूप से लोगों में उत्साह रहा है। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा होगा जिला पंचायत सदस्यों और इनके सबके कितने रिजल्ट आए। मेरे ख्याल में जो रिजल्ट है सामने, विपक्षी दल भी कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के करीब दिखता नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हुई होगी, लेकिन उससे किसी इसका परिणाम का कोई हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि इससे परिणाम उनके बहुत ज़्यादा फेवर में होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री जी या जो दौरे किए हैं या कमलनाथ जी दौरे किए हैं, इनसे उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मैं आशीष जी की एक बात से ज़रूर सहमत हूँ कि अगर एफर्ट भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनावों को या जिला पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अगर प्रयास किया है तो फायदा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, हम अलग अलग नगर निगम चलेंगे और वहाँ क्या वोटिंग परसेंटेज रहा, किसके बीच में कांटे का मुकाबला है, MIM और आपका कितना वहाँ असर है, ये सब जानने का सबसे पहले चलते हैं कटनी। अमित तिवारी हमारे साथ हैं। अमित, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आवाज आ रही है। अमित, कटनी में जैसा कहा जा रहा कि कांटे का मुकाबला है, इस आप सवाल सुन लीजिए, इस मुकाबले में क्या सीधे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है या कहीं आप भी इसको त्रिकोणी बनाने का प्रयास कर रही? बहुजन समाज पार्टी भी होगी वहां पे, वो त्रिकोणी बनाने का प्रयास कर रही, और अगर MIM वहां लड़ रही है तो किसके वोट काट रही है, आप लड़ रही है तो किसके वोट काट रही है, बहुजन समाज पार्टी किसके काट रही है? हालांकि कटनी में त्रिकोणीय समीकरण तो बन रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बीजेपी की वोटें कट रही हैं वो बीजेपी से बागी हुए प्रीति संदीप सूरी जी हैं। कौन है? और अभी तक प्रीति सूरी जी हैं। अच्छा, जो बागी भाजपा से बागी प्रत्याशी है, महापौर प्रत्याशी हैं कटनी के। हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बीजेपी की लगभग वोटें अगर कोई काट रहा है तो सिर्फ कांटे की टक्कर देने में अभी वर्तमान में कांग्रेस और बागी प्रत्याशी प्रीति सूरी है। और अब कटनी में लगभग आप क्या कह रहे हैं, मतलब कि कांटे की टक्कर बागी प्रत्याशी और कांग्रेस के बीच में है, बीजेपी तीसरे पे है? बीजेपी तीसरे स्थान पे ही है। कटनी में लगभग दो बार सीएम शिवराज सिंह का भी दौरा हो चुका है, जिसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। ये बागी क्यों खड़े हुए? क्या ये बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, इनको मिलना था? जी जी, ये लगभग इनकी टिकट फाइनल थी, ऐसा उनका मानना है जी। और समाज सेवा से लगभग 20 से 25 सालों से लगभग जुड़े हुए हैं।
और टिकट न मिलने की वजह से ये बागी हुए और आज की डेट में शिवराज सिंह चौहान करीब 2 बार सीएम अपने यहाँ कटनी का दौरा कर चुके हैं। इसके बावजूद भी बागी प्रत्याशी का माहौल अभी तक नहीं हिला पाया। अच्छा, यहाँ बहुजन समाज पार्टी भी है क्या? बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी तो है, लेकिन कहीं पे नामो निशान नहीं है लगभग, ये कहना तो खैर वो होगा। और आम आदमी आपसे पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों का भी कोई वो विशेष असर नहीं है। नहीं, आम आदमी पार्टी से भी हैं। आम आदमी पार्टी से भी है, लेकिन इनका कोई विशेष असर नहीं देखने को मिलता जिले में। अच्छा, पार्षदों में जो पार्षदों के हुए हैं वहां कहीं झाड़ू दिख रही है? नहीं, पार्षदों में भी फिलहाल ऐसा कुछ आम आदमी पार्टी का नहीं है। लगभग बीजेपी से ही जो बागी हुए कुछ प्रत्याशी हैं पार्षदों में, वो भी लगभग लीड कर रहे हैं बीजेपी की टिकटें वोटें काट करके। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, आपको जानकारी है कुछ? वोटिंग परसेंटेज अभी तक में 59.91% है। ये वोटिंग परसेंटेज का कुछ एक होता है, शहर में ये होता है कि ये पट्टी, ये मोहल्ला कांग्रेसियों का मोहल्ला है, या निचले तबके के लोग जहाँ झोपड़पट्टी के लोग हैं, निचली बस्तियों के लोग हैं, उनमें कहा जाता है कि पूरी पट्टी बीजेपी के। माने इस तरह के अलग अलग कयास लगाए जाते हैं। इन कयासों में आपका शहरी क्षेत्र जो पौष इलाका कहलाएगा, रहवासी क्षेत्र जहाँ उच्च मध्यम वर्गीय और उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, वहां वोटिंग परसेंटेज का रहा, और निचले तबके में क्या रहा, जहां झुग्गी झोपड़ी या निचली बस्ती कह सकते हो आप? 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में अभी ये परसेंटेज तो निकल के नहीं बता सकता, बट लेकिन पूरे नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र का जो चुनाव परसेंटेज है। नहीं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, भीड़ देखने को, आप बूथ केंद्रों में भी गए होंगे, तो भीड़ कहाँ ज्यादा देखने को मिली? भीड़ अधिकतर पौष इलाके पे ज्यादा देखने को मिली है, जो पौष इलाके के मतदान केंद्र वगैरह रहे। मतलब जहाँ झुग्गी झोपड़ी और निचली बस्ती है वहां नहीं मिली देखने को? वहां पे ज्यादा नहीं है सर देखने को मिला। अच्छा, इसका असर कितना मतदाताओं पे है? जो अभी जन सैलाब एकदम पानी खूब गिरा और बहुत सारे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा, कटनी में भी हुआ होगा, तो बस्तियों में पानी भर गया होगा, उसका कुछ असर देखने को मिला? इसी चीज का असर है कि आज बागी जो प्रत्याशी है वो कहीं बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर दिखाई दे रहे हैं वोटिंग के मामले में। इसमें तो बीजेपी को नुकसान होना चाहिए, कांग्रेस को क्यों हो रहा है? कांग्रेस का तो खैर धीरे धीरे अब तो खैर अब लगभग प्रदेश से छोड़िए, जिले में तो लगभग डाउन हुआ था पहले से ही। हाँ। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बागी प्रत्याशी किसी तरह से अगर पीछे रह भी जाते हैं बीजेपी की वोट काट करके भी, हाँ। तो हो सकता है कि लास्ट परसेंटेज अगर बोला जाए तो कांग्रेस निकाल सकती, वरना बीजेपी तीसरे या चौथे स्थान पर कहीं आ रही है। चौथे में किसके, तीसरे में किसको कर दिया? आपको कर दिया क्या आपने? तीसरे में मैं आपको ही बोल दूंगा। अच्छा, जो यहाँ पे रुख देखने को मिल रहा है। चल, ये पाठक, पूर्व मंत्री पाठक जी का जबरदस्त क्षेत्र माना जाता है, उनका असर कितना रहा, उन्होंने कितना प्रचार किया, और ये जो बीजेपी के प्रत्याशी है किसके प्रभाव के कारण इनको टिकट मिला? अब ये तो यहाँ की जनता के जो कयास है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व मंत्री पाठक जी की मेहनत की बदौलत उनको टिकट मिली है। हाँ। और लगभग प्रचार के दौरान 99% मेहनत जो अगर कहीं देखी जाए तो खुद महापौर प्रत्याशी के जो पति हैं वो लूप लाइन में रहे, साइड में रहे, लेकिन पूर्व मंत्री पाठक मतलब बढ़ चढ़ के उन्होंने अपना उनका प्रचार किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। यहाँ तो कुछ अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। हाँ, इनका जो असेसमेंट है बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपका अस्तित्व वहाँ पर बिल्कुल नहीं है, फिर वो तीसरे नंबर पे भी उसको ला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बीजेपी का इतना पुअर परफॉर्मेंस से थोड़ा सा कटनी का नतीजा देखने लायक होगा यदि ऐसा होता है तो, क्योंकि वहाँ संजय पाठक का काफ़ी जिस भी तरह का प्रभाव है वो है, और चुनाव में वो नंबर लेते रहे हैं, मतलब पासिंग मार्क्स अच्छे नंबर लेते रहे हैं। तो ऐसे वक्त में, और फिर वहाँ सिंधिया और वीडी शर्मा और इन सब के शो हुए हैं। हालांकि बात जरूर है कि उन्होंने बहुत ताकत लगाई आखिरी में, लेकिन इसके बाद भी अगर ये आता है तो ये एक बदलता हुआ माइंडसेट है। और फिर अगर हम इसको ज़्यादा बड़े कैनवास पे देखें तो फिर आम आदमी पार्टी, इसका मतलब है कि काफ़ी जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। यदि वो 2 नंबर 3 नंबर पे भी आती है
तो उस हिसाब से एक नई पार्टी का, एक न्यू कमर का ये एक अच्छा परफॉर्मेंस कहलाएगा। और मेन चीज, चूंकि आप भी जानते हैं आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा कार्यकर्ता या नेता नहीं मिल रहे हैं, तो भी ऐसे जी। चुनाव में जो छोटे छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट नहीं मिली है तो झाड़ू से चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा। हाँ हाँ, तो जिनका छोटे छोटे पॉकेट पे जिनका होल्ड है, और अगर वो वहाँ जाकर ये गणित बिगाड़ते हैं तो फिर बीजेपी को हो सकता है वहाँ पर काफ़ी नुकसान हो। ये तो जरूर है कि बागी की फाइट जो है बीजेपी को भारी पड़ी है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ताकत लगाई है कटनी में। बाकी अब ये दिलचस्प हो गया मामला। जी श्रीवास्तव जी, अगर ये जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं अमित तिवारी, अगर ये इस तरह का रिजल्ट आया तो इसका असर देखिए, ये चुनाव 2023 नवंबर में, ज़्यादा दिन है नहीं चुनाव है, जैसा एक साल बचता है चुनावी साल कहलाने लगता है। और चुनावी साल में जो नतीजे आते हैं, आपको ध्यान हो जिस तरह से सतना में रिजल्ट आया था, कैराना का आया था, मैंने अलग अलग जो रिजल्ट आए थे, चुनाव उपचुनाव हारी थी जिस तरह से लगातार बीजेपी, चित्रकूट में हारी थी, कलारस में हारी थी, मुगाबली में हारी थी, तो वो दिख रहा था कि ये हार रहे हैं और उसका परिणाम भले ही सत्ता में पूर्ण बहुमत से नहीं आई हो, बहुमत से नहीं आई हो कांग्रेस, लेकिन 114-109 का अंतर आ गया था। इस 114-109 का अंतर को उसी से जोड़ा गया, मतलब चित्रकूट का जो रिजल्ट आया उपचुनाव का, मुगाबली का आया, कलारस का आया, तो अगर ये परिणाम उलट आते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं, तो इसका असर कितना पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, और खासकर संजय पाठक जी के राजनीतिक भविष्य पर, मतलब बीजेपी के अंदर। नहीं देखिए त्रिपाठी जी, जो पार्षद के चुनाव हैं, तमाम मतलब चुनाव के पहले, आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जी, अगर इस तरह के रिजल्ट आते हैं जी, अब ये भले छोटा छोटा पॉकेट हो, लेकिन कहीं न कहीं पर इनके नाराज लोगों के जो है बीजेपी से नाराज लोग जो आ गए हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उसको अगर झाड़ू मतलब आम आदमी पार्टी अगर उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है, तो आम आदमी पार्टी का कहीं न कहीं छोटे छोटी जगहों को मिला करके, लेकिन जनाधार तो बढ़ रहा है जी, एक दूसरी सब बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो परिणाम है आने वाले समय में, जैसे कटनी का परिणाम बता रहे हैं, अगर वहाँ भाजपा तीसरे नंबर पर चली जाती है तो भी एक बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि वहाँ BD शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष ने दौरा किया, मुख्यमंत्री ने 2 बार खुद दौरा किया, और एक बड़े कद्दावर नेता हैं संजय पाठक जी। अगर यहाँ पर कोई ऐसा उल्टा रिजल्ट आता है तो जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए भी एक बड़ा उनके लिए एक अलार्मिंग होगा, क्योंकि ये चुनाव इसको दूसरे नज़रिए से देखा जाना चाहिए। बहुत ठीक, अगर ये मान लीजिए मिड में होता, बीच में होता, 2.5 साल पर अगर ये चुनाव होता, 2.5 साल बाद होता तो कोई बात होती, लेकिन आज की डेट में जो अभी चुनाव मतलब निकट है, और उसके पहले इस तरह का नगरीय निकाय चुनाव में अगर कोई फेरबदल होता है और कोई इस तरह के रिजल्ट आते हैं, तो पार्टी को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। और ख़ास करके मुख्यमंत्री जिस तरह से दौरे कर रहे हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि क्या जनता जो उनको कितना स्वीकार रही है, ये भी देखना होगा आने वाले चुनाव में। और यहाँ ये भी देखना, मैंने टिकट, मैंने प्रत्याशी कौन उचित है, ये देखने में अगर रिजल्ट इस तरह का आता है तो चूक हो गई बीजेपी से। हाँ बिल्कुल चूक तो हुई होगी जी, बिल्कुल चूक हुई होगी। चलिए रतलाम चलते, जहाँ शैलेंद्र पारे हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? शैलेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है मुझे जी। शैलेंद्र, रतलाम की स्थिति क्या है? सर, रतलाम की स्थिति अभी बताया जाए तो शांतिपूर्वक चुनाव यहाँ पे हुआ है, और 70% का अभी तक पे यहाँ पे जो है वो रुझान आया है कि 70% चुनाव हुआ है। कितने परसेंट? 70% हुआ है सर, 70% चुनाव हुआ है। और भी सर अभी EVM मशीन वगैरह जमा हो रही है सर, और भी रुझान अभी आ सकते हैं शायद, कहीं बहुत सारी बूथियों पे अभी आई नहीं है यहाँ पे सर। बड़ा शोरगुल हो रहा है आपके यहाँ पे शैलेंद्र जी? जी सर, बड़ा शोरगुल हो रहा है। और सर यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूँगा, यहाँ पे तांते की टक्कर जो अभी तक दोपहर में एक हो रही थी सर, अभी और कुछ ज्यादा ही तांते की टक्कर हो रही है रतलाम में। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही, किसके बीच में? सर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 20 तारीख को रुझान आया था, वो बहुत सप्लीमेंट्री वाला रिजल्ट आने वाला है यहाँ से। क्या तीसरा कहीं ट्रायंगुलर त्रिकोणीय संघर्ष की भी स्थिति है? जी सर,
त्रिकोणीय संघर्ष की भी स्थिति है? बहुजन समाज पार्टी हो, आप हो या MIM हो, कोई इनका प्रभाव कितना है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा प्रभाव था, बाकी सर आम आदमी पार्टी ना होते हुए के बीच में कांटे की टक्कर हो चुकी है रतलाम में। तो आम आदमी पार्टी आपने कहा थोड़ा बहुत प्रभाव दिखा, वो किसके, आपको क्या लगा किसके वोट काट रही है, बीजेपी या कांग्रेस के? सर आम आदमी पार्टी का जो जनसंपर्क हो रहा था उसमें ऐसी लग था कि दोनों पार्टियों से ही नुकसानदायी थे। देखिए, रतलाम एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी का गढ़ टाइप माना जाता है, तो गढ़ होने के बावजूद क्या आपको लग रहा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में मुश्किल होगी? जी सर, ऐसा लग रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर हुई है। जो यहाँ पे कुछ पार्टी से भी नाराज जी, बहुत सारे काम और बहुत जैसे सिविल लाइन रोड वगैरह नहीं हो पाया था सर, इसलिए पार्टी से नाराज है। रतलाम की जनता चाहती है यहाँ से भी परिवर्तन हो। क्या, फिर से बोलिए आप। रतलाम की जनता का कहना है यहाँ पे जो सिविल लाइन हुआ था, रोड है, पानी की समस्या थी, वो महापौर जो पिछले महापौर बीजेपी के थे उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया था जी। इसी बीजेपी से अभी जीतने की थोड़ी जी, ये तो चेतन कश्यप जी के खाते में गया है टिकट, वहां के स्थानीय विधायक, उन्होंने टिकट दिलवाया है बीजेपी को। इधर हो सकता है सर चेतन कश्यप के लिए भी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है उनको। आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनको थोड़ी सी तकलीफ होता वो सामना करना पड़ सकता है रतलाम से। अच्छा, ये बताइए, वोटिंग परसेंटेज आपको निचली बस्तियों में ज्यादा भीड़ दिखी कि जो पास इलाके हैं, पास क्षेत्र है, जो संपन्न क्षेत्र है, वहां ज्यादा दिखी भीड़? शैलेंद्र, मेरी आवाज आई क्या आपको? शैलेंद्र, मेरी आवाज आ रही? लगता है शैलेंद्र से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर आशीष जी, हम रतलाम का एनालिसिस कर लेते हैं। शुरू में ही माना जा रहा था कि रतलाम की टिकट सबसे अंत में घोषित हुई थी, आपको भी ध्यान हो, और वही चेतन कश्यप जी को लेकर के उहापोह की स्थिति बनी थी। वो चाहते थे कि किसी भी हालत में टिकट मिले। अब अगर रतलाम तो गढ़ एक तरह से माना जाता है, रतलाम में अगर ये स्थिति हुई, अच्छा रतलाम में अल्पसंख्यक मतदाता भी अच्छे खासे हैं, प्रभावी भी है, तो अगर वो वन साइडेड गए और जैसा ही बता रहे हैं कि कुछ पानी की समस्या, सड़क की समस्या को लेकर के पिछला चूंकि महापौर बीजेपी का था उससे नाराज है, तो ये परिणाम अगर उलट जाएंगे तो ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी। जी हाँ, अगर ये हुआ तो ये देखिए, इससे अगर जैसे अभी कटनी पे बात हुई, रतलाम पे बात हुई, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के से नाराज लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है जनता में। और एक हल्का सा अगर ये कह लें तो विधानसभा चुनाव के पहले का ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसा दिखता है। तो अगर नगर निगम की समस्या भी है, रतलाम चूँकि बड़ा शहर है तो कुछ विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित बहुत सारे समाहित करता है, तो वहाँ पर ये मान लिया जाना चाहिए कि अगर ये चीज़ काम कर गई, और फिर अभी बारिश की वजह से कई अव्यवस्थाएं और सामने आई होंगी, अगर इसको लेकर के मतदाता सिर्फ इसको लेकर के वोट करता है, तो ये हम कह सकते हैं कि वो अपनी मूलभूत चीज़ों पर, मतलब किसी और मुद्दे से प्रभावित नहीं है, वो पार्टी से प्रभावित भी नहीं है और किसी अन्य विचारधारा से नहीं, वो सिर्फ अपनी समस्याओं को लेकर नाराज़गी अगर जाहिर कर रहा है, तो ये बीजेपी के लिए एक नया खतरे का वो होगा कि जो उसका स्थापित क्षेत्र है, जहाँ पर वो लंबे समय से काम कर रही है और उसके लोग हैं वहाँ पर, एक दो अपवाद कांग्रेस के छोड़ दें तो ये अनुकूल नहीं। और फिर ये बात आ रही है कि आम आदमी पार्टी का वहाँ पर भी कुछ दखल देखा जा सकता है। तो ये जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के देखिए, ये दो दलीय व्यवस्था जो है मध्य प्रदेश कुछ ही राज्यों में बची है, दो दलीय व्यवस्था, और जिसको पॉलिटिकली बहुत आदर्श माना जाता है उन चीज़ों को, तो ये भी खंडित हो रही है फिर मध्य प्रदेश में देखा जाएगा। हालांकि समय समय पे सपा बसपा ने भी इसको किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी, हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी का जैसे बताया, रतलाम में भी उसका प्रभाव दिखा रहे हैं, कटनी में भी दिखा रहे हैं, और सिंगरौली में भी हमने देखा है, भोपाल में भी उसके बूथ पर लोगों ने रिपोर्टर्स का था कि बहुत भीड़ देखी गई थी। तो ये दोनों ही दलों के लिए एक नई जो है आत्मावलोकन का भी समय फिर होगा। अगर उनको जितने भी वोट मिलते हैं, वो जीते या हारें, लेकिन वोटों की जो संख्या होगी
वो ये बहुत सारी जो चुनौतियां हैं, नई चुनौतियां इन दोनों दलों के लिए खड़ा करेगी। और सबसे बड़ी बात ये, जिस तरह पिछली बार 16 की 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, उस समय भी सत्ता थी और एक आध दो सीटों को छोड़ दे तो वन साइडेड था जी। तो अभी दो जगह तो अपन कटनी में देख लिया और रतलाम में दिया, वन साइडेड नहीं है, वन साइडेड नहीं है। तो यही बात है, ये एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। भाजपा का लगातार जो एक चेहरा है, एक स्वाभाविक रूप से आदमी कि किसी मतदाता में ये एक भाव पैदा होता है। ये हमने 2018 के आम चुनाव विधानसभा चुनाव में भी देख चुके हैं। यही चीज़ हुई थी, भले बीजेपी ने कुछ कवर किया हो, काफ़ी करीब रही हो, लेकिन स्पष्ट जनादेश उसे भी नहीं मिला था। तो ये अगर वो लोगों का वो माइंडसेट अभी कायम है, 2018 वाला मूड कायम है, तो वो जो 16 नगर निगमों की भाजपा की सत्ता थी वो भी इससे प्रभावित होगी और आगे जाने के बाद ये विधानसभा चुनाव में भी ये चीज़ दिक्कत पैदा कर सकती है। श्रीवास्तव जी, ये मतलब जिस अभी दो की बात, कटनी तो बात कर ली, रतलाम की बात कर ली, माना जा रहा रतलाम गढ़ है एक तरह से, क्योंकि वहां भी वोटों का, मुस्लिम और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता है, क्योंकि वहां कहीं न कहीं एक क्षेत्र है जहां मुस्लिम समुदाय के लोग अच्छा खासी प्रभावी हैं। इन स्थितियों में ध्रुवीकरण हो जाता है और सीधे सीधे रतलाम एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कभी हिम्मत कोठारी जीतते थे, फिर चेतन कश्यप जीतने लगे, हिम्मत कोठारी लगातार जीतते रहे हैं चुनाव, ना सही एक दो चुनाव छोड़ दीजिए तो जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हों। लेकिन वहां अगर जिस तरह से हमारे बता रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र की स्थिति एंटी इनकम्बेंसी माने वो महापौर की या प्रदेश सरकार की? हमें तो लगता है त्रिपाठी जी महापौर की भी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है प्रदेश सरकार से अलग हटके, लेकिन प्रदेश सरकार कहीं उससे अलग नहीं है। आप देखिए सारे नगर निगम, जिन नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा है जी, या जो अध्यक्ष रहा है नगर पालिका का, तो वो कहीं न कहीं सरकार से कनेक्टेड है जी। और इसे तो कहते हैं डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन की सरकार थी। और अगर वहाँ कोई अव्यवस्था है तो उसकी जिम्मेदारी जितना वो सिटिंग मेयर पर रही होगी या अध्यक्ष पर रही होगी, उससे वही उतनी जिम्मेदारी सरकार की भी है जी। अब सवाल यह है कि एक और भी काम हुआ दूसरे चरण के मतदान में, आप देखे होंगे इतनी भारी बारिश हुई प्रदेश में कि जो कुछ सड़कें थी सारा कुछ हाल बेहाल हो गया। और हमें लगता है कि लोग इससे भी बड़े नाराज हुए होंगे। क्यों? भारी बारिश प्लस नगर निगम नगर पालिका की अव्यवस्था, हाँ, नालों की सफाई नहीं हुई, हाँ, ये सारी चीजें ये भी उभर के सामने आया होगा जी। और इसका भी एक परसेंटेज गया होगा, जो है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट गया होगा जी। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरे जो बाद के जो चुनाव हैं, या तो लोगों ने बहुत नाराजगी लोगों ने व्यक्त जरूर किया होगा। अब रही बात कि भाजपा का गढ़ रहा है रतलाम, लेकिन सवाल यह है कि स्थानीय मुद्दे, सरकार के प्रति नाराजगी और ये सारी चीज़ें जो सामने आती हैं, उसकी वजह से वो शायद वोटिंग जो है अगेंस्ट जा रही हो। एक बात और जो अब हम लोग कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की उपस्थिति, मेरे को लगता है करीब करीब जहाँ भी हम लोगों ने बात किया, हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जो आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति कहीं न कहीं दर्ज करा रही है। और हर जगह, जैसे भोपाल में भले ही कैंडिडेट नहीं लेकिन पार्षद कैंडिडेट थे, और जहाँ पार्षद कैंडिडेट थे वहाँ अच्छा खासा वोटिंग उनके पक्ष में हुआ। तो ये एक तरह से आम आदमी पार्टी ने एक प्रयोग किया कि इस हो सकता है कि निकाय चुनावों के सहारे ही जरा वो टेस्ट कर रही है कि मध्य प्रदेश में भी अपनी पार्टी की स्थिति क्या हो सकती है विधानसभा चुनाव में। जी, हम शाहिद खान के पास चलते हैं देवास, जहाँ शाहिद, मेरी आवाज आ रही? जी सर, सुन पा रहा हूँ आपको। जी, शायद देवास की क्या स्थिति है? सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही है या कोई त्रिकोणीय स्थिति निर्दलीय दूसरी पार्टी के लोग पैदा कर रहे हैं वहाँ? जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, यहाँ पे चौकोर मुकाबला कहेंगे अपन, चतुष्कोणी। जी, ये इसके लिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर पहली बात अगर कर ले अपन पार्टी की, तो यहाँ पे लंबे समय से बीजेपी काबिज रही है, बीजेपी का गढ़ रहा है ये। हाँ। और कांग्रेस के भी यहाँ पे जो कि महापौर रहे हैं, 5 में 3 महापौर जो है कि कांग्रेस के रहे हैं। उसके बाद में जो है कि अब अच्छा खासा जो यहाँ पे है कि पार्टी सब कुछ होती है, यहाँ पे जब जनता से बात की जाती है तो पार्टी सर्वोपरि होती है, वो चेहरा नहीं देखते। लेकिन अब के चुनाव में जो है कि कुछ अलग नजारा देखने को मिला है। अलग नजारा ये देखने को मिला है पूरे मामले में, क्योंकि 4 कोने का जो मुकाबला ये देखने को इसके लिए मिला है क्योंकि सबसे पहले जो बतला निर्दलीय जो प्रत्याशी है शिवा चौधरी हैं, ये
शिवा चौधरी की बहू को जो है प्रत्याशी बना के उतारा है। शिवा चौधरी अपनी पार्टी की खफा होकर निर्दलीय प्रत्याशी अपनी बहू को उतार लिए हैं, क्योंकि इसके लिए कि वो अपनी टिकट की एक मांग कर रहे थे। कि मुझे टिकट किस मिल पार्टी जाए से मांग कर रहे थे शिवा चौधरी? कांग्रेस के जो है कि प्रदेश में महामंत्री रहे हैं शिवा चौधरी, और वो जो है कि महापौर के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी जो है कि उपेक्षा की गई और उनको टिकट नहीं दिया गया। इसी से नाराज होकर अपनी बहू को निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने का उन्होंने मन बनाया, और जो है कि उनको अच्छा खासा सपोर्ट जो है कि जनता का देखने को मिला। कहीं उनकी रैलियों में भारी भीड़ वहां पे देखी गई, जो दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों जो उन्होंने जो भीड़ देखी थी, तो कहीं ना कहीं उनके भी दिल में आया होगा कि जो है कि बड़ा समर्थन उनको कहीं ना कहीं मिल रहा है। दूसरी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस आपने देखा होगा कि जो अपने खुद ने चैनल ने अपन ने दिखाया था, सीधी आम जनता से बात की थी। 15 मिनट का एपिसोड जो दिखाया था, 15 मिनट के एपिसोड में कम से कम 15 लोगों से अगर बात की गई तो सिर्फ 2 लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस का नाम लिया था, बाकी 13 लोगों ने अगर देखा जाए तो मैं शब्द का जो है उपयोग करूंगा, घिंड खा रहे थे दोनों। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से घिंड खा रहे थे और यही कह रहे थे कि अब जो है कि तीसरा विकल्प था नहीं, और जो तीसरा विकल्प आ गया तो कहीं ना कहीं देखा जाए उनकी पीछे की जो बात है कहीं कहीं निकल के आ रही थी, तो आम आदमी पार्टी या फिर हो सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशी, इन दोनों में कहीं ना कहीं इनको प्राथमिकता मिल रही है। बात की जाए बीजेपी की तो तीसरे नंबर पे जो है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। मैं इस आधार पर बोल रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे कल से लेकर अभी तक जो एग्जिट पोल चलाए जा रहे हैं, कि जो युवा है या जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे फेसबुक और कई तरह पे जो है वो एग्जिट पोल चला रहे हैं, और एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी जो है कि पहले नंबर पे चल रही है, सेकंड नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी शिवा चौधरी की बहू चल रही है, और जो है कि तीसरे नंबर पर बीजेपी और चौथे नंबर पे जो है कि कांग्रेस को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कुल मिला के जो अभी जो स्थिति जो बन रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए स्थिति ठीक नहीं है। जी त्रिपाठी। तो विचित्र गायत्री राजे जी ने टिकट दिलवाई क्या उनको, भाजपा के जो है प्रत्याशी? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे टिकट की जो भाजपा की टिकट की दौड़ में कई लोग यहाँ पे जो थे, जहाँ पे पहले जो यहाँ पे लंबे समय जो शासन कर रहे हैं, तो वो जिराव पवार का गढ़ रहा है बीजेपी से ही। उनके देहांत के बाद में जो विधायक है राजमाता, अब जो है कि पूरा उनके हाथ में चला गया। तो देवास की जो राजनीति घूमती है पहले के इर्द गिर्द घूमती है, वहीं से ही जो है कि फाइनल होता है। लेकिन अब यहाँ पे दो गुट सामने आ गए। एक तो गायत्री राजे पवार है जो पहले से भाजपा की राजनीति करती है, जो दूसरा गुट है वो है सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का, जिसमें जो है कि यहाँ के जो अध्यक्ष है राजू खंडेलवाल, ये दो गुट आमने सामने। तो राजू खंडेलवाल भी जो है कि अपने महापौर के लिए खुद के टिकट के लिए जो जद्दोजहद कर रहे थे, उनके अलावा 3 लोग और भी थे जो कि इस गुट के थे, और 2 से 3 लोग जो है कि पहले इस गुट के थे। लेकिन इनकी दोनों की जो है कि जद्दोजहद चलती रही, और रात तक जो है कि उनका पहले इस गुट का एक प्रत्याशी जिनको सॉरी मेरे को नाम नहीं आ रहा है, दिमाग स्लिप हो रहा है, तो उनके लिए रात तक पिक्चर चलती रही कि उनका टिकट फाइनल था। लेकिन सुबह अचानक ही पहले समर्थक एक व्यक्ति का टिकट हो जाता है। फिर जब बात सामने निकल के आती है कि इनका हस्तक्षेप था, टिकट ये चाह रहे थे जो सांसद के गुट के थे, और उसके बाद में जो है टिकट उस तीसरे बंदे को मिल गया। तो उसके बाद में जब जिनको टिकट मिल गया, महिला है, ये गृहिणी है, गीता अग्रवाल इनका नाम है, और जो इनके पति है पहले इसके जो है कि बहुत पुराने समर्थक रहे हैं, महाराज साहब के लंबे समय तक के साथ में रहे। तो इनको जब टिकट मिला तो जो है कि पार्टी के कई लोग भी जो है कि उनमें नाराजगी देखने को मिली, तो गृहिणी थी वो, इसके लिए उन्होंने क्या बोल पाएगी वो, कहीं ये पूरा चुनाव निकल गया लेकिन उन्होंने कभी मीडिया के सामने आकर के बात नहीं करी। जो राजमाता यहाँ की जो पहले से विधायक आए हैं, और उनके जो पुत्र हैं, वही पूरे देवास में जिन्होंने उनके खुद के चुनाव के लिए महापौर विधायक के लिए अपनी मेहनत करी थी, जितनी उन्होंने महापौर के लिए गली गली और जो चप्पे चप्पे उन्होंने छान दिए और उनके लिए वोट मांगी। उन्होंने कहा कि जो है कि मेरे हाथ मजबूत करने के लिए आपको इनको वोट देना पड़ेगा, लेकिन महापौर प्रत्याशी कभी मीडिया के सामने नहीं आई, और यही लोग कहते रहे गृहिणी है और इनको बोलना नहीं आता है। जो दुर्गेश अग्रवाल है वही जो कोई महारानी वही जो है कि मीडिया के सवालों का जवाब देते थे। मतलब ये टिकट सही नहीं फाइनल हुआ, जिसके कारण ये चतुष्कोणीय स्थिति बन गई। जी बिल्कुल, टिकट फाइनल जो है कि जो जनता जो चाह रही थी, जैसे पार्टी के लोग जो चाह रहे थे यहाँ पे बीजेपी के, कि कोई व्यवस्थित बंदा हो जिसको टिकट मिले, तो कहीं ना कहीं जो टिकट मिला है, तो कहीं ना कहीं इनके पार्टी में कई लोग जो है कि इनसे खफा है कि इनको टिकट नहीं मिलना था। दूसरा का उस पार्टी की जो एक और जो गुट है बीजेपी का सांसद महोदय के इसमें जो गुट जो बताया जाता है यहाँ पे, अगर उनको टिकट मिलता तो ये लोग जो है खफा रहते हैं। लेकिन सब लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो राजनीति जो पहले से चलती, तो पहले के बंदे को यहाँ पे टिकट मिला, तो अंडरग्राउंड जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि बीजेपी का नुकसान खुद बीजेपी ही करती नजर आ रही है। ऐसा जो है कि इनपुट हमारे को जो है कि अंदर से मिल रहा है, और कांग्रेस का नुकसान खुद कांग्रेस करती आ रही है, जो आप स्थिति बता रहे हैं।
बस पूरी सेम स्थिति जो है कि पूरी कांग्रेस का भी पूरी सेम स्थिति यही है कि कांग्रेस के जो इनको जो टिकट दिया विनोदिनी व्यास, इनके जो पति रमेश व्यास सज्जन सिंह वर्मा जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनके खास माने जाते हैं, उनके साथ ही रहे। खैर इनका जो बैकग्राउंड है ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहा, लोगों ने सिर्फ इनको जो है सज्जन सिंह वर्मा के नाम से ही जानते हैं। जब इनका टिकट हुआ तो सब लोगों का यही कहना था सज्जन सिंह वर्मा से इनका टिकट हुआ है, और जो आम जनता में जो बात थी, वो आम जनता भी कई ऐसे थे जो रमेश व्यास को नहीं जानते थे, ना विनोद व्यास को जानते थे। तो कांग्रेस के लोग कई लोग खफा थे कि जो है कि इनका टिकट जो है गलत तरीके से हो गया और इनका टिकट नहीं होना। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो स्थिति थी पूरी सेम थी कि दोनों जो प्रत्याशी जो जनता को जो दिए गए, तो जनता ऐसा कहना था कि दोनों ही पार्टियों ने हमारे साथ गलत करा, ये जबरन हमारे ऊपर थोपे गए हैं। शाहिद जी बहुत सही एनालिसिस आपने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीवास्तव जी और आशीष जी आपके पास आता हूं मैं, थोड़ा मुरैना की भी बात कर लें, फिर इकट्ठा दोनों देवास और मुरैना में एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ अमन सक्सेना है। अमन, मेरी आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल सर, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मुरैना में क्या स्थिति है? वोटिंग परसेंटेज पहले बता दीजिए कितना हुआ है? जी 55% 73 पॉइंट रहा है, 55.73% रहा है इस बार मतदान जो रहा है नगर निगम क्षेत्र, नगर निगम जो चुनाव था मुरैना का उसका सर। ये पिछली बार के मुकाबले कम था कि ज्यादा है? सर पिछली बार के मुकाबले कम है इस बार मतदान जो हुआ है। अच्छा, चलिए आप बता दीजिए मुकाबला किसके किसके बीच में देखा जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बार जो मुकाबला है सर वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सीधा सीधा जो पिछली बार था वही देखा गया है। हालांकि चुनाव में बहुजन समाज पार्टी व आम आदमी पार्टी भी थी, परंतु कहीं ना कहीं अंतिम जो दौर था चुनाव का, अंतिम समय आते आते जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हो गया सर। बहुजन समाज पार्टी वहां त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति नहीं पैदा कर पाई, और आम आदमी पार्टी भी है क्या वहां? निश्चित तौर पर सर आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में थी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ी, परंतु चुनाव के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, परंतु ऐसा कुछ देखा नहीं गया। अंतिम परिणाम जब आए तो चुनाव का जो अंतिम दौर आया उस दौर में आके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधे तौर पर लड़ाई हो गई। और कहीं ना कहीं सर देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी पहले से नगर निगम में 8.5 साल से सरकार चला रही थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहले से दिखा रही थी कि हमारी सरकार है और हमने विकास किया है, परंतु कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वे लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनका राजनीतिक घराने से पहले ताल्लुक रहा है, लंबे समय से राजनीति में है, और वे सक्रिय होकर ये बताते रहे थे हमेशा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार से कोई वार्डों में विकास नहीं किया, शहर में कोई विकास नहीं किया, जिसका आज परिणाम स्वरूप चुनाव में सीधे तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर देखी गई। चलिए, पलड़ा कांटे की टक्कर है कि किसी का पलड़ा थोड़ा बहुत भारी दिख रहा है आपको? निश्चित तौर पर सर अभी तो ये परिणाम आने के बाद ही तय होगा, परंतु ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का परिणाम मुरैना में भारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विकास भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये पलड़ा क्यों भारी है वहां? चूंकि महापौर लंबे समय से इसलिए है कि प्रदेश से सरकार भाजपा की है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी की बात करें। जी बिल्कुल, प्रदेश में सरकार है और कहीं ना कहीं महापौर भी मुरैना में थे, उसके बावजूद भी विकास कार्य नहीं हुए। इसको लेकर आज जो मतदान हुआ है, लोगों का कहना था कि हम इस बार जो मतदान कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे, और पुराना जो हमने इतिहास दोहराया था उसको नहीं दोहराएंगे, और निश्चित तौर पर कुछ नया होगा। ये सब चीज देखने को मिली। इसके आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस का पलड़ा इस बार भारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमन आपका। सबसे पहले श्रीवास्तव जी, देवास की स्थिति, ये तो कटनी रतलाम में कांटे की टक्कर है। चलिए, और जिस तरह से हमारे साहिद ने बताया कि वहाँ जो एग्जिट पोल आपस में किया होगा, सोशल मीडिया में चल रहा है, उसमें नंबर 1 पे आम आदमी पार्टी, नंबर 2 पे निर्दलीय, नंबर 3 पे फिर, और 4 पे मैंने 3 पे बीजेपी, 4 पे कांग्रेस। स्थिति बड़ी विकट दिख रही है हमको। जी बिल्कुल सही कहा आपने जी। शाहिद ने जो बताया देवास को लेकर के, हालांकि वो महापौर की सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। पूरी पिछली बार 16 की 16 थी जी। अब आप ये देखिए कि वहाँ पर पहले और दूसरे नंबर पर जो है आम आदमी पार्टी और वो निर्दलीय प्रत्याशी वो जो कांग्रेस से नाराज होकर के, और कांग्रेस चौथे नंबर पर है। तो और यही हालत थी भारतीय जनता पार्टी की, जो तीसरे नंबर पर बता रहे हैं। मेरा ये कहना, ये तो खैर चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा कौन किस नंबर पर है, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर की एनालिसिस है इसमें निश्चित रूप से ये दिखाई दे रहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है। जीतेगा कौन ये कहना पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये दो दल, राष्ट्रीय दल, और जो वहाँ पर जाकर के आम आदमी पार्टी, वही बात फिर वही आके अटक जाती है कि आम आदमी पार्टी चारों तरफ से अपने जो है
प्रतिनिधित्व तैयार कर रही है और एक टेस्ट कर रही है। तो ये देवास में अगर ऐसा कुछ उलटफेर होता है या आम आदमी पार्टी जीतती है तो एक पहले एक कयास लगाया जा रहा था कि सिंगरौली सीट आम आदमी पार्टी ले जा सकती है, तो अगर यहाँ आम आदमी पार्टी जीतती है तो 2 सीट हो सकती है जैसा कि दिखाई दे रहा। लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे कि पूरी की पूरी जो सिनेरियो है चुनाव का इस बार का पहले पिछले चुनाव की अपेक्षा ज़्यादा उलझा हुआ है। ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि 2 दलों के बीच में टक्कर है और भाजपा एक तरफा चुनाव जीत रही है, ऐसा तो अभी तक नहीं समझ में आ रहा। बाकी परिणाम आने के बाद हो सकता है एक तरफा हो जाए, लेकिन अभी की स्थिति तो यही है। कम से कम मुरैना के बारे में बात करते हैं, लेकिन आशीष जी, देवास आपने भी लंबे समय से 20-25 साल 30 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के परिणाम की संभावना भी नहीं व्यक्त की गई कभी। हाँ बिल्कुल, ये जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं और एक नई पार्टी का जो उभार देखने को मिल रहा है। अभी वैसे देखिए, आम आदमी पार्टी की अभी पंजाब में सरकार आई है, तो वो एक ताज़ा सा एक उदाहरण है, तो उसको लेकर भी उसको एक हाइप मिला हुआ है, लोगों में उसके मन में चर्चा है, तो वो एक स्वाभाविक भी थोड़ा सा लोगों में आकर्षण बनता है। लेकिन वो कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर वो थोड़ा छोटा मोटा भी वोट ले पाते हैं, 1% 1.5% किसी भी सीट पर, तो क्योंकि नगर निगम के और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं और पार्षदों के, वो बहुत बारीक, बहुत कम अंतर से होते हैं, तो वहाँ पर ये रिजल्ट बिगड़ेंगे। तो ये नुकसान देखिए, सत्ता विरोधी वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है, ये सभी जगह देखा गया। तो सत्ता विरोधी वोट है तो वो कांग्रेस को नुकसान कर रहा है। अगर भाजपा की, क्योंकि सारी परिषद भाजपा की थी, तो वो अगर मेयर के ही चुनाव को हम लेते हैं तो मेयर का चुनाव बड़े कैनवास का चुनाव है, वो सीधे दलगत होता है, तो वहाँ पर वो है नुकसान कांग्रेस को होगा ना। कांग्रेस जितना भी कोशिश कर रही है, जितना भी प्लस करने की कोशिश कर रही है, वो आम आदमी उसको माइनस कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये स्थितियाँ ये है कि कांग्रेस जितना चल रही है वो वहीं की वहीं खड़ी है, बहुत आगे नहीं बढ़ पा रही अभी के एनालिसिस में। तो अगर ये स्थितियाँ रहेंगी तो ये फिर वही बात आती है कि विधानसभा चुनाव में बहुत दिक्कतें पैदा करेंगी, या एक त्रिकोणीय मुकाबला सीधे सीधे बनेगा। अगर मुरैना में ये बात, वैसे मुरैना का जो रिजल्ट पहले देखा गया और जो रिस्पांस देखा गया, वहाँ पर बीजेपी थोड़ा पिछड़ती हुई नजर आई, मुरैना में तो दिखा। लेकिन देवास में जो चीज़ें सामने आई अभी जो बताया गया, तो वहाँ पर एक नया एक एंगल बन रहा है कि वहाँ कांग्रेस कुछ भी गेन नहीं कर पा रही, जबकि कांग्रेस के लिए बहुत ताकत लगाई, कमलनाथ गए, दिग्विजय सिंह गए, सभी लोग गए। तो जबकि वहाँ पर उनके पास एक वो ध्रुवीकरण वाला भी है कि अगर एक पूरा वोट गिरता है इनकी तरफ और एक कुछ प्लस कर लेते हैं तो फ़ायदा होता है। लेकिन बीजेपी में एक बात और भी आ रही है कि बीजेपी में जो महापौरों की टिकट को लेकर के जो घमासान मचा था, वो अभी तक नज़र आ रहा है। और इसका ये साफ बता रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी के अंदर, जो कैडर के अंदर जो खींचतान मची हुई है नेताओं के बीच में, अपने प्रभुत्व को लेकर या अपनी सुपीरियरिटी को लेकर के, वो अगर भाजपा को नुकसान होता है तो ये वो नुकसान होगा। जैसा कि श्रीवास्तव लग रहा था कि कांग्रेस, मुरैना में दिख रहा था कि कांग्रेस दोनों की टक्कर है, कांग्रेस प्लस हो सकती है। अमन ने भी यही बात की। रीवा की बात कर लेते हैं, फिर सब जगह का एनालिसिस कर लेते हैं। रीवा से धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ है। धीरेन्द्र, मेरी आवाज आ रही? जी सर। धीरेन्द्र, आप अपनी आवाज थोड़ा सा बुलंद करिए। हेलो जी सर। धीरेन्द्र, अपनी आवाज बुलंद करिए थोड़ा सा। वहां की क्या स्थिति है, कितने % वोट हुआ है? और मुख्य मुकाबला तो जैसा माना जा रहा है बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही है, क्या तीसरा दल किसी का समीकरण बिगाड़ रहा है क्या? ये सब निश्चित तौर पर रीवा में जो मुख्य मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। आज यहाँ पर 62% वोटिंग है, जो एक सबसे सही ठीक परसेंटेज है। पिछली बार ही 62% वोटिंग ही हुई थी। और यहाँ पर जो कांग्रेस जो इसके पहले तक मुकाबले से बाहर दिखा करती थी, इस बार मुकाबले में आती दिख रही है। और भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि भाजपा यहाँ 24 सालों से लगातार काबिज है और 5 महापौर कंटिन्यू बना चुकी है। तो इसलिए भाजपा के जो संभावनात्मक वोट बैंक है और भाजपा कर रहा है रीवा, तो इसलिए भाजपा जब तक की सीट न छिन जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी मुकाबले में कुछ दिख रही। बहुजन समाज पार्टी का वहां प्रभाव है, उसके भी कुछ वोट काट रही है वो, और आम आदमी पार्टी भी कहीं बाढ़ स्तर पे भी नजर आ रही। जी सर, रीवा में बहुजन समाज पार्टी रीवा कभी कर रहा है, लेकिन यूपी की सीमा लगा होने के कारण, लेकिन शहर में इसका असर देखने को नहीं मिला है। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी कुछ ज्यादा नुकसान करेगी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ कुछ वोट जरूर काटती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपने सजाती वोट लेके और अन्य वोट लेके यहाँ
दोनों दलों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो मुकाबले से बाहर हैं। अब वो कितना वोट काटते हैं, किस तरह का नुकसान करते हैं, ये आने वाली 20 तारीख को ही पता चलेगा। ये पार्षद लेवल पे कुछ कई वार्ड है, वहां पे पार्षद लेवल पे कहीं आम आदमी पार्टी दिख रही है? जी 2-3 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे पार्षद लेवल पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजयी होते दिख रहे हैं और वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी ने इस बार यहाँ पे अपनी पर्ची दर्ज कराई है और वहाँ पर चुनाव में कुछ अच्छे वोट ले सकती है। और यहाँ पे अधिकांश वार्डों में भी सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होता नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस तीसरे स्थान पे थी। जी पिछले चुनाव में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की भतीजी कविता तिवारी, जो कि कांग्रेस टिकट मांग रही थी और शहर में सक्रिय थी, जब उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में आ गए। उन्होंने कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था। इस बार कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे मिश्रा बाबा को टिकट मिला है। कविता पांडे प्रचार कर रही हैं, क्योंकि पूरी कांग्रेस लगभग एक होने का दावा कर रही है। कितना एक है ये तो आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी के ही प्रत्याशी निश्चित रूप से बगावत के मैदान में आ गए थे और उसका नुकसान उठाना पड़ा था, कांग्रेस पार्टी नंबर 3 में आ गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस की स्थिति पिछले के अपेक्षा सुधरी है और कांग्रेस पार्टी एकजुटता दिखा रही है। कमलनाथ भी यहाँ आए थे, नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह राहुल भी यहाँ आए थे। तो कुल मिला के यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी हद तक सुधरी है और वार्डों में से काफी वोट मिल रहे हैं। परिणाम किसी भी तरफ जा सकते हैं, मुकाबले में आ गए, परिणाम कहीं भी जा सकते हैं, परिणाम कहीं जा सकते हैं और परिणाम नजदीकी होंगे। चलिए धीरेन्द्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम श्रीवास्तव जी, आशीष जी आपके पास आते हैं। एक बार भिंड चलते हैं, जहाँ वहां से गिरिराज बोरे जी हमारे साथ है। गिरिराज, मेरी आवाज आ रही? जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही गिरिराज, नेटवर्क पे है कि नहीं? जी सर, नेटवर्क में हूँ सर। चलिए, भिंड में नगर पालिका है, क्या स्थिति है? सर भिंड में कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी ने भी अपने प्रत्याशी पार्षद पद पर उतारे हैं और जो आम आदमी पर प्रत्याशी उतरे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस या भाजपा से बगावत करने वाले लोगों को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर टिकट दिया था। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों का समीकरण बिगाड़ेंगे, लेकिन जो बखूबी टक्कर है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है। लेकिन यहाँ अगर माना जाए तो सत्ता पक्ष के हिसाब से यहाँ पर भाजपा की ज्यादा सीटें आने की आशंका है। कहीं ना कहीं भिंड जिले से नेता प्रतिपक्ष भी बिलोंग करते हैं, इस वजह से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ज्यादा टिकट शहर में वितरण किए हैं। इस वजह से थोड़ा और नगर पालिका अध्यक्ष में किसकी स्थिति कैसी है? नगर पालिका, चूंकि पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष को चुनेंगे तो पहले पार्षदों अपने अपने जो पक्ष हैं वो अपने अपने पार्षद बनाने में जुटे हुए, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ही अपने अपने पार्षद बनाने में जुटे हुए हैं। जो जितने ज्यादा पार्षद बना लेगा उसी का नगर पालिका पर कब्जा हो जाएगा। भिंड में बीएसपी का भी प्रभाव रहा है? सर भिंड में बीएसपी का प्रभाव रहता था। जब भिंड में बसपा से विधायक संजीव सिंह बसपा में कार्य करते थे, लेकिन वो अभी कुछ हाल ही में बसपा छोड़ के भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने इस बार भाजपा के लिए जीतोड़ प्रयास किया है, उनके कहने से टिकट भी दिए गए पार्षदी में। तो कहीं ना कहीं बसपा का प्रभाव यहाँ शून्य है। आम आदमी पार्टी ने जरूर बढ़त बनाई है, जो भाजपा और कांग्रेस से बगावत करके लोग आए हैं उनको आम आदमी पार्टी ने जगह दी है, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों के समीकरण बिगाड़ेंगे। चलिए, 1-2 पार्षद जीत सकते हैं आम आदमी पार्टी के भी? जी बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम यादव हमारे साथ है रायसेन से। राम, रायसेन में क्या स्थिति है? रायसेन प्रभुराम चौधरी का क्षेत्र है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहता हूँ, रायसेन जिला मुख्यालय के साथ साथ पूरे जिले की हम बात कर लेते हैं। रायसेन में 61% मतदान हुआ है और वहीं मंडीदीप में भी 68% मतदान हुआ है। बेगमगंज और गैरतगंज में 65 और 67% मतदान की सूचना हमारे पास आई है। और आपको बताना चाहूंगा कि रायसेन में पूरी तरह जो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। हालांकि एक जगह ऐसी रह गई जहाँ पे हिंसा की खबर है। मंडीदीप में जो है, मंडीदीप नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विपिन भार्गव, उनके बेटे हैं ग्रामीण मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष, उन पर हमला हुआ है। 13 से 14 टाँके उनके सिर में आए और वो भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और प्रचार के दौरान भी ऐसी खबर आई थी कि बीजेपी के नेताओं पर भी कांग्रेस के नेताओं ने हमला किया था। और सुरेंद्र पटवा जो कि भोजपुर विधायक हैं, वो भी मंडीदीप थाने पहुंचे थे FIR दर्ज कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं रायसेन जिले में मंडीदीप को छोड़कर मंडीदीप में ही हिंसा की खबर है, जहां पर दो चलिए, हिंसा ये तो हो गया। हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ सब जगह बीजेपी और कांग्रेस सीधे मुकाबला है, कहीं किसका पलड़ा भारी दिखता रहा? थोड़ा संक्षेप में बताइएगा।
जी बिल्कुल, रायसेन की अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है और यहाँ पर बीजेपी के ज्यादा चांस हैं। बाकी बेगमगंज नगर पालिका की हम बात कर लेते हैं तो पूर्व में जो बेगमगंज के नगर पालिका अध्यक्ष निर्दलीय बने थे पिछले चुनाव में भी, और इस बार भी वो निर्दलीय मैदान में कूदे हैं। मलखान जाट उनकी धर्मपत्नी जो है निर्दलीय नगर पालिका की अध्यक्ष रही है बेगमगंज की, और एक बार वो फिर तो हम कह सकते हैं कि बेगमगंज जो कि सिलवानी विधानसभा में है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले की पूरी आशा है। वही मंडीदीप की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में यहाँ पर बिल्कुल टक्कर बराबर की। हालांकि आम आदमी पार्टी ने वहां पर प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन वो किसी को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद ताहिर है। ताहिर, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे बैरसिया में क्या स्थिति है, नगर परिषद है वहाँ? हाँ बिल्कुल सर, आपको बता दूं कि नगरीय निकाय के आखिरी चरण का जो मतदान है वो आज पूरा हो चुका है। राजधानी भोपाल की जो बैरसिया नगर पालिका है वहाँ 18 वार्डों के पार्षद जो हैं वो अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक की मतदान है वो संपन्न हुआ और पूरी तरह शांतिपूर्ण मतदान हुआ। बैरसिया में 78% के लगभग मतदान हुआ है। SDM आदित्य जैन की माने तो पूरा जो मतदान है वो पूरी तरह शांतिपूर्वक रहा। कलेक्टर अविनाश लवानिया, IG देहात इरशाद वली और चुनाव के जो ऑब्जर्वर थे राजेश जैन, वो पूरे समय रास्ते ही वहाँ बैरसिया में डटे हुए थे और पल पल की जानकारी ले रहे थे। उन्होंने तमाम कई बार जो है कि मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया और 18 ही वार्डों में वो लगातार घूमते रहे और मतदाताओं। चलिए ताहिर जी, बहुत समय कम है, हम झाबुआ का भी जान लेते हैं। हमारे साथ झाबुआ से हैं झाबुआ डामोर जी। झाबुआ क्या स्थिति, थोड़ा संक्षेप में? जी बिल्कुल सर, आज सुबह की पहली किरण के साथ ही झाबुआ के 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। झाबुआ जिले का एकमात्र जो है कि मेघनगर नगरीय निकाय चुनाव हुआ, जिसको लेकर के 9,692 लोगों ने आज मतदान किया है, जिन्होंने 15 लोगों का भाग्य तय किया है। चलिए, आप तो वहाँ ये बताइए, 15 लोगों का भाग्य तय किया है, वहाँ पूरे 15 में से किसके बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है पार्षदों में कि कांग्रेस का? जी बिल्कुल, जिस तरीके की बातचीत वहाँ के लोगों के साथ में, आम जनता के साथ में हुई, उसमें साफ तौर पर नजर आया कि उन्होंने विकास का मुद्दा दिया और एक दबी छुपी जुबान में उन्होंने बीजेपी के तरफ रुख किया है। जल्द ही शायद हो सकता है कि बीजेपी की जो है नगर परिषद बने। और जिस तरीके का माहौल वहाँ देखा गया, क्योंकि एक समस्या शुरू से जुड़ी थी मेघनगर को लेकर के, जिसमें जल प्रदाय की समस्या बड़ी महत्वपूर्ण थी और जिस तरीके की घोषणाएं की गई थी उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि बीजेपी यहाँ पर आगे कूच करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत संक्षेप में श्रीवास्तव जी, आशीष जी आपसे जानना चाहेंगे। पहले श्रीवास्तव जी, अब आपने देख लिया स्थिति साफ है, सब जगह कहीं न कहीं आप है, और आपके पास जहां यहाँ प्रदेश लेवल पे एक नेता नहीं थे, वो अब नगर पालिका नगर परिषद तक अपने एक कार्यकर्ता तैयार कर लेगी इस चुनाव में, और आने वाले समय में 2023 में उसको हर कस्बे और गांव तक कार्यकर्ताओं के एक भले ही छोटी सी एक टीम मिल जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी देखिए, अभी जो चुनाव का पूरा सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, एक तो पहली बात है कि आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। दूसरा, आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको एक नेटवर्क मिल रहा है। तीसरी बात यह है कि उनको जो विधानसभा लड़ने वाले प्रत्याशी भी मिल सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से नाराज लोग हैं, उनको उन्होंने अपने पार्टी का प्रत्याशी बनाया। ये बात अलग है कि उन्होंने कोई एक नया कार्डर नहीं खड़ा किया यहाँ पर, जैसे दिल्ली में या पंजाब में जैसे बीजेपी ने बंगाल में खड़ा किया है। हाँ, लेफ्ट को तोड़ के, कम्युनिस्ट को तोड़ करके अपना कार्डर वो उसी राह पर हैं। और जो रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करने होगी, हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी को अगले चुनाव में कहीं न कहीं सफलता जरूर मिलेगी। और अगर वो काफ़ी अच्छे ढंग से गठबंधन भी करते हैं तो हो सकता है कि सबसे ज़्यादा तो नुकसान करेंगे कांग्रेस का, क्योंकि अगर रिप्लेसमेंट होगा, आप देखें पंजाब में ये स्थिति थी कि उन्होंने सीएत को, भाजपा को, कांग्रेस तीनों को दरकिनार कर दिया। तो जनता जो है, देखिए मूड की बात है, अगर वाकई कोई तीसरा विकल्प चुनने की बात आएगी तो आम आदमी जरूर खड़ी रहेगी सामने। आशीष जी, बहुत संक्षेप में, समय हमारा काफी हो गया है। माने ये दिख रहा है, कहीं आपको लगता है कि त्रिकोणीय स्थिति भले 2023 में आम आदमी ना बना पाए, लेकिन जो पंजाब की स्थिति इसके पहले के चुनाव में की थी वो कर देगी? हाँ, ये स्थिति मुझे भी लग रही है। जो इतना सारा ये सब चीज़ें आई हैं कि 2023 में भले ना हो, लेकिन 2028 में आम आदमी पार्टी एक प्रोमिनेंट चुनौती के तौर पर ये दोनों पार्टियों के सामने ज़रूर खड़ी होगी, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के साथ एक
हाँ, मध्य प्रदेश के साथ मैं बोलना चाहूँ, मध्य प्रदेश के साथ एक चीज़ है कि तीसरी व्यवस्था जो है मध्य प्रदेश में, तीसरे दल को आसानी से मतदाता स्वीकार नहीं करता है। काशीराम ने एक बार भोपाल में बात कही थी, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने कहा था हमने जो सक्सेस, जो सफलता मध्य प्रदेश में सबसे पहले हासिल करने की कोशिश की थी, वो हमें उत्तर प्रदेश में मिली, हमें मध्य प्रदेश में नहीं मिली, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था। तो ये चीज़ें हैं, और हम बहुजन समाज पार्टी और बसपा को भी देख चुके हैं कि एक सर्टन इलाकों के बाद वो आगे नहीं बढ़ी। तो ये मतदाताओं का अगर मूड बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो भी मैं मानता हूँ कि 2023 में तो बहुत बड़ी चुनौती शायद ना हो, लेकिन 2028 में निश्चित तौर पर तीसरी शक्ति यहाँ पर बनेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का स्वरूप थोड़ा सा अलग है। वो क्षेत्रीय पार्टियों का जरूर है, लेकिन उसका स्वरूप, उसका थोड़ा जातिगत और ये चीज़ों से अलग है। तो ये प्रभाव साफ तौर पर तैयार हुई ये कहना है कि बसपा इसलिए सफल नहीं हो पाई होगी क्योंकि जाति विशेष से वही मैंने बोला, वही बोला। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। वोट जरूर हर जगह काटती रही, लेकिन अभी तक अगर बहुजन समाज पार्टी के रिकॉर्ड देखें तो 1998 में सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के 11 विधायक आए थे, उसमें दिग्विजय सिंह ने आधे तोड़ दिए थे। उसके बाद कभी उसका प्रदर्शन नहीं रहा, 2, 4, 6 इसी के बीच में रही। हाँ, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र है वहां इनके वोट जरूर, वोट बैंक वो कभी वो सपा में शिफ्ट, कभी सपा वहाँ प्रभावशाली रही उन जगहों पर, कभी बसपा भी रही, और वो भी वहाँ दबंगों को जब टिकट दिया है। लेकिन तो बहुजन समाज पार्टी वो के वोट आम आदमी पार्टी चूंकि हाँ वो इस तरह की छवि से थोड़ी मुक्त है, तो मुझे लगता है उसको तेजी से शायद रिस्पांस मिल सकता है यदि इन दो दलों ने बहुत ज्यादा निराश किया होगा तो। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका और आशीष जी आपका सारा एनालिसिस करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो शहर का संग्राम खत्म हो चुका है, बस अब नतीजों का इंतजार है। वैसे काफी हद तक पिक्चर 17 जुलाई को साफ हो जाएगी, जब पहले चरण के मतदान का परिणाम घोषित होगा। दरअसल फर्स्ट राउंड में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत कुल 11 नगर निगमों समेत 133 निकायों में मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण की काउंटिंग 20 जुलाई को होगी। खैर, अब देखते हैं 2023 के महाजंग से पहले किसकी मुश्किलें बढ़ती हैं और किसकी राह आसान रहती है। इसी के साथ जनता बागी जवाब में ही नमस्कार।